आज हम एक्सप्लेन करेंगे सीताराम मूवी की, जो कि एक साउथ की मूवी होने वाली है और बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी है ये साउथ की। इसमें लव स्टोरी भी आपको देखने को मिलेगी, थोड़ा बहुत ड्रामा भी देखने को मिलेगा और आपको इसके अंदर गुंडागर्दी मतलब जो भी एक्शन टाइप बोल लो वो भी आपको देखने को मिलेगी। तो मूवी के शुरुआत में हीरो हमें ट्रेन के अंदर दिखता है, जो कि अभी 8 साल का एक छोटा बच्चा है, राम, जिसका नाम राम है, और सीता जो कि मेन कैरेक्टर है। राम और सीता से आप समझ ही गए होंगे क्योंकि ये जो मेन कैरेक्टर होंगे इस मूवी के, राम और सीता। और सोनू सूद है जो कि विलन का कैरेक्टर कर रहा है और उनका नाम इस मूवी के अंदर है भैरव। मूवी में राम के मम्मी पापा नहीं होते, सीता के पापा ही राम को मतलब अपने छोटे जब बच्चे थे तभी इसे अपने पास रख रहे हैं, क्योंकि राम और सीता के पापा दोनों अच्छे दोस्त थे। इस वजह से सीता के पापा राम को अपने पास रख रहे थे। राम के मम्मी पापा के जानने के बाद सीता के पापा ने उन्हें अपने घर ले आते हैं। राम सीता के पापा के लिए लकी साबित होता है, क्योंकि वो जैसे ही उनके घर के अंदर आता है तो उनके घर के अंदर बहुत सारे उनके बिजनेस के अंदर ग्रो होने लग जाते हैं। उसका पापा बस एक मैनेजर ही होता है कंपनी के अंदर, और उसका पापा धीरे धीरे करके राम के आने के बाद इतना लकी साबित होता है राम उनको कि वो एक अच्छी कंपनी को भी बिल्ड कर लेते हैं। और राम को सिर्फ एक चीज़ से ही डर था, जो कि था सीता की माँ। सीता की माँ राम को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि सीता की माँ को राम अच्छा नहीं लगता था, पता नहीं क्यों, क्योंकि वो शायद इस वजह से चिढ़ती थी कि ये सौतन है, ऐसा है कुछ भी, मतलब जो जो आदमी मतलब सोच लेते हैं, जो जो औरत अपने अंदर मन के अंदर सोच लेती है, शायद उस थिंग की वजह से सीता को नहीं, राम को सीता की मम्मी पसंद नहीं करती थी। उसको बहुत ही ज़्यादा मारा पीटा करती थी। राम को बहुत ज़्यादा मारा पीटा करती थी। राम सिर्फ 8 साल का था, उसके दिमाग में उस मार पिटाई का बहुत ही गहरा असर पड़ा। राम के पापा उसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, लेकिन डॉक्टर उनको सलाह देता है कि राम की जो मानसिक स्थिति है वो बिल्कुल ही ख़राब हो चुकी है, उसको एक ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट या फिर कोई ब्रेन का डॉक्टर है वो ही दे सकता है। राम को लेकर सीता के पापा राम को लेकर मतलब जो बुद्ध आश्रम होते हैं भूटान या फिर नेपाल वगैरह की साइड, जो गौतम बुद्ध थे उनके आश्रम के अंदर लेके जाते हैं भूटान में, और उनको वहाँ पे उनके जो मेन जो गुरु होते हैं उनसे बातें करते हैं और राम को वहीं पे छोड़ने का फैसला कर लेते हैं, क्योंकि अगर घर लेके जाएंगे तो उसकी सीता की मम्मी उसको वैसे ही मार देगी, मतलब कि धीरे धीरे वो वैसे ही मर जाएगा छोटी उम्र में, तो उससे अपने से दूर ही रखना उन्होंने बेहतर समझा। सीता के पापा जाने लगते हैं, मतलब राम को छोड़ के सीता के पापा जब जाने लगते हैं तो राम बोलता है कि सीता मेरे पास कब आएगी, क्योंकि राम सीता को शुरुआत से ही पसंद करता था। और सीता भी राम को थोड़ा थोड़ा पसंद करती थी, लेकिन उसकी मम्मी ने उसके दिमाग के अंदर ऐसा बैठा दिया था कि जो कि इसके पापा उनसे प्यार नहीं करते, मतलब ऐसे ही कुछ भी। उसके पापा सीता के पापा जो राम उनसे मम्मी बेटी से दोनों से प्यार नहीं करते, इसलिए ही नहीं करते क्योंकि उसकी वजह राम है। तो राम को नफ़रत की तरफ एकदम से झुका दिया सीता की मम्मी ने सीता को। राम बोलता है कि सीता मेरे पास कब आएगी, तो वो दीवार पर निशान लगाते हैं। पहला निशान कम से कम 4 फुट या 3 फुट का लगाते हैं और बोलते कि सीता अभी इतनी है, और दूसरा निशान 5 फुट या फिर उससे थोड़ा सा ऊपर लगा लो, इतने पे लगाते। जब इतनी बड़ी सीता हो जाएगी तो तुम्हारे पास सीता आ जाएगी। फिर हमें आगे दिखाया जाता है कि एक बस्ती के लोगों को उनकी बस्ती से निकाला जा रहा है। बस्ती पर बुलडोज़र जेसीबी वगैरह चलाई जा रही है। तभी सीता आती है गाड़ी के अंदर बैठ के, जो कि अपना बिजनेस खुद का बिजनेस शुरू करके अपने पापा से अलग,
बड़ी हो चुकी है सीता और खुद का बिजनेस शुरू करके अपने पापा से अलग ही बिजनेस शुरू करने लग रही है अपना। और उसके पापा ने उसको मना किया था कि जो ये अपना फैमिली बिजनेस है तुम उसको ही संभालो, वो ही अच्छा रहेगा। पर सीता नहीं मानती, सीता अपना बिजनेस शुरू कर लेती है। तो सीता बस्ती की ज़मीन को ख़रीद के बस्ती वालों को बाहर निकलवाती है। सीता इस फिल्म के अंदर बहुत ही रूड टाइप की दिखाई हुई है, मतलब कि उसके अंदर अपनी खुद की ही मैं है कि मैं ही हूँ जो कुछ हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं है, मेरे अंदर ही सबसे ज़्यादा दिमाग है, मैं ही एक नंबर 1 बिजनेसमैन लड़की हूँ, मतलब कुछ भी मान लो। और जब जेसीबी वगैरह चल रही होती है तो एकदम से सीता आती है, गाड़ी से निकलती है अपनी लग्जरी कार से, जो कि होती है मर्सिडीज़ की बेंज कार होती है। तो सीता तब आती है कार से निकल के और एक जो बस्ती का जितना भी मतलब मलबा था उसके ऊपर जाकर खड़ी हो जाती है और उसके कुछ सेक्रेटरी वगैरह भी आकर उसके साथ खड़े हो जाते हैं। और वहीं पे माइक वाइक लगा के और बस्ती वालों को कहती है कि ये ज़मीन मैंने ख़रीद ली है और ये ज़मीन मेरी है, तुम लोगों ने कब्ज़ा कर रखी थी। तभी बस्ती वाले में से एक बोलते कि हम कोर्ट जाएंगे और हमें कोर्ट से कोई नोटिस भी नहीं आया था कि बस्ती तुम्हें खाली करनी है या खाली नहीं करनी है, ऐसे कुछ भी कोई कोर्ट से नोटिस नहीं आया और हम 22 सालों से इस बस्ती के ऊपर रह रहे हैं। और सीता बोलती है कि बिज़नेस, ये एक बिज़नेस है, तुम नहीं समझ सकते क्योंकि तुम छोटे लोग हो, तुम कुछ नहीं समझ सकते कि ये एक बिज़नेस है और मैंने इस ज़मीन को ख़रीद लिया है कोर्ट के पास से। मतलब भाई बिजनेसमैन जो लोग होते हैं वो यार कैसे ना कैसे करके कर लेते यार एडजस्ट। और तभी बीच में बस्ती में से एक बूढ़ी औरत आती है और मिट्टी ठाक के सीता को श्राप देती है कि तुम जो भी कर रही हो बहुत गलत कर रही हो और आज से तुम्हारा बुरा टाइम जो कि शुरू है। जो कि सीता को कहती है आज से तुम्हारा बुरा टाइम शुरू हो चुका है। और हकीकत थी ये, उसने जो श्राप दिया था वो श्राप सच भी हो रहा था कहीं ना कहीं, क्योंकि सीता को उस दिन से बुरा टाइम शुरू होने ही लग गया था। सीता उसको फिर थैंक्स बोलती है उस औरत को और वहाँ से चली जाती। तभी हमें एक क्लब का सीन दिखाई देता है और क्लब के अंदर सीता डांस करती रहती है और तभी भैरव आ जाता है। भैरव एकदम से क्यों आया था ये आप आगे ही सुनोगे तभी आपको पता चलेगा। और सीता के भैरव आ जाता है और सीता को एक एग्रीमेंट के बारे में बोलता है कि सीता भैरव के पास हेल्प मांगने, क्यों ये एग्रीमेंट क्या था इस एग्रीमेंट के बारे में बता रहे हैं अब हम। एग्रीमेंट ये था कि सीता भैरव के पास जाती है मदद मांगने सीता का। भैरव जो कि एक एमएलए होता है, क्योंकि भाई एमएलए की तो चलती है ही, जो कि हमारे यहाँ पे मतलब है भाई फिल्म के अंदर दिखाया हुआ एमएलए की बहुत ज़्यादा चलती है उसकी, भैरव की। और सीता बोलती है उस ज़मीन पर मैं एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाऊंगी। उससे पहले भैरव और उसका एक सीता का सेक्रेटरी या फिर भैरव का सेक्रेटरी, वो हमें कुछ नहीं बताया गया उसके बारे में। एक बंदा भैरव को बोलता है कि ये ऐसे ऐसे करके एक बिजनेसमैन लड़की है और बिजनेस वूमेन मान लो यार, जो भी बोलते हैं बिजनेसमैन लड़की को, मतलब ये बिजनेस करती है, खुद का एक ज़मीन है, ऐसे ऐसे बस्ती है, उसके ऊपर एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाना चाहती है। और सीता से वो 10% की बात करती है, मतलब 10% शेयर तुम्हारा होगा और बाकी 90% मेरा होगा। तभी राम आ जाता है और नहीं राम नहीं आता भाई, थोड़ा सा इधर उधर निकल गया मैं। तभी भाई उसका जो भैरव जिस रूम के अंदर होता है वो रूम ऐसा होता है कि बाहर से कुछ भी नहीं दिखेगा, अंदर से उसको सब कुछ दिखेगा, मतलब मिरर ऐसा होता है वो। तो सीता उस गेट के पास आके अपनी फेस वगैरह को देखने लगती है और वो सीता के फिगर को देख रहा होता है भैरव। और भैरव उसको बोलता है, सीता को अंदर बुला के हैंडशेक करता है और उसको बोलता है कि क्या चाहिए आपको। वो बोला कि भैरव बोल रहा था, सीता बोली कि आपको मैं 10% दूंगी। वो बोली नहीं, मैं सीता भैरव बोला नहीं इतने में तो क्या होता है, कुछ नहीं होता इसमें में 10% में। फिर बोलते 20% आपका हो जाएगा और 80% मेरा हो जाएगा, तो उसमें भी मना कर देते। तो फिर सीता बोलती है कि तुमको क्या चाहिए भैरव को। भैरव मुस्कुराता है और बोलता है तुम मेरे से शादी कर लोगी, जो कि भैरव पहले से ही शादीशुदा होता है। और भैरव को ही सीता बोलती है कि
थोड़ी देर सोचती है और सीता का सेक्रेटरी जो था वो उसको मना कर देता है। नहीं, सीता पहले ही खुद फिर सीता कह देती है कि मैं ऐसा काम नहीं करूँगी, मेरी शादी और वो भी अभी से इतनी जल्दी मैं शादी नहीं करूँगी। उसके बाद सीता थोड़ी देर सोचती है। भैरव बोलता है 1 साल के लिए, सिर्फ 1 साल की बात है, 1 साल तुम मेरे साथ रहोगी और तुम्हें जितने पैसे चाहिए उतने सारे पैसे मैं दूंगा तुम्हें। और सीता इस बात को थोड़ा सा सोचती है और वो बोलती है 1 साल बहुत ज़्यादा है। तो वो बोलती है 1 महीने। तो एक एग्रीमेंट साइन करवाते हैं। एग्रीमेंट के सिर्फ तो भैरव का तो ये मतलब होता है कि उसको सिर्फ अपनी हवस देखनी थी, हवस से ही जो कुछ हो रहा था उसको बस वो चाहिए था। और इसी के साथ उसको एक एग्रीमेंट लाते हैं, उस एग्रीमेंट पे साइन वगैरह हो जाते हैं। तो अब आ जाते हैं मेन स्टोरी के अंदर। तो कि जब क्लब के अंदर सीता डांस कर रही होती है तो भैरव आता है, उसके इर्द गिर्द घूमने लग जाता है। म्यूज़िक बंद कर देते हैं क्लब वाले, मतलब एकदम सस्पेंस बन जाती है। और तभी भैरव बोलता है यार म्यूज़िक तो बजा दो, म्यूज़िक तो ऑन कर दो। म्यूज़िक ऑन होने के बाद उसके बाद जो कि भैरव होता है वो अपने एक जो उसका सेक्रेटरी है या अंकल है जो उससे एग्रीमेंट के बारे में कहता है और सीता को एग्रीमेंट दिखाता है कि जब भैरव के पास सीता हेल्प मांगने आती है तो भैरव सीता को उसकी हेल्प के बदले ऐसे ऐसे शादी करनी है, सीता को उसके साथ 1 महीने ही बिताना है और भैरव की इतनी हवस पूरी हो जाएगी और उससे सीता का कोई भी लेना देना नहीं है। और भैरव की पहले ही शादी हो रखी है, ये बात सीता को शायद नहीं पता थी। और उसके बाद वो एग्रीमेंट को मना कर देती है। सीता कहती है कि ऐसे एग्रीमेंट पे तो मैं रोज़ ही साइन करती हूँ और तुम मेरे को एग्रीमेंट दिखाओगे, तुम ज़बरदस्ती तो मेरे साथ कर नहीं सकते हो ऐसे। सीता उसको सीधे सीधे मना कर देती है कि मैं और कुछ भी मतलब तुम्हारे साथ मैं नहीं आ रही, तुम जो कर सकते हो तुम वो कर लो। फिर उस दिन के बाद से भैरव जो कि है उसको सीता को पाने की कोशिश करने लग जाता है और भैरव बहुत ही ज़्यादा चाल चलने लग जाता है अपने, जहाँ तक कि वो चाल चल सकता है उसके अंदर। वो एक मीटिंग करता है कि उसको सीता को पाना है तो आसपास के उसके एरिया के बिजनेसमैन, बैंक ऑफिसर या फिर पुलिस स्टेशन से एक जो एसआई था, जो मेन जो उसके एरिया का जो पुलिस स्टेशन था उसका जो हेड था वो उसको बैठाया और बहुत सारे लोगों को बैठाया। उनमें से एक लोग ने उसकी हेल्प करने की मना कर दिया तो उसने उसको वहीं पे मार दिया। और एक सेठ जिसका नाम चंदू था, नहीं पता क्या, सेठ का नाम भी हमें अच्छे से नहीं बताया गया इस मूवी के अंदर। और सेठ के पास से सीता ने कुछ 30 करोड़ रुपए उधार लिए थे। तो सेठ भैरव के पास आता है तो कहता है हाँ जी मैंने उसके पास पैसे उधार दिए थे और उसके एग्रीमेंट के ऊपर साइन हो रखा था। 2 महीने 3 महीने एग्रीमेंट के ऊपर साइन हो रखा था। एक एग्रीमेंट और था जो कि सीता ने उसके ऊपर मतलब भैरव जो सेठ था, सेठ के पास से रुपए लिए थे तो उसने कहा था कि मैं इतने तारीख इतने महीनों के बाद तुम्हारे रुपए लौटा दूंगी। और भैरव उसके पास दबाव डालने की कहता है सेठ के पास कि तुम उसके पास से अभी पैसे ले लो। और वो उसके पास फ़ोन करता है तो उसके पास से अभी पैसे लेने हैं, मतलब कि आज ही मेरे को पैसे लेने हैं, आज ही मेरे को कैश चाहिए मेरा सारा। उसके पास सीता के पास फ़ोन कर देता है, उसको कहता है और सीता बोलती है हमारा एग्रीमेंट इतने दिन का हो। तो वो मेरे को कुछ नहीं पता, मेरे को अर्जेंट ही मेरे को पैसे चाहिए। और वो पैसे सीता अरेंजमेंट करने लग जाती है क्योंकि 30 करोड़ रुपए उसने ज़मीन खरीद ली थी उतने रुपए की। तो और वे रुपए सब लग चुके थे तो ज़मीन भी खरीद ली और अब उसका दिमाग काम करना बंद कर गया था। तभी उसका एक एम्प्लॉई होता है, उसको बता देता है ऐसे ऐसे आपके इतने पापा के पास इतने करोड़ों की संपत्ति थी, वो कहाँ है, उसके ऊपर आप 18+ हो चुकी हो, मतलब आप एज में भी आ चुकी हो, तब अगर आपको अभी नहीं मिलेगी तो आपको कब मिलेगी वो प्रॉपर्टी। तो अपने कोर्ट वगैरह के चक्कर लगाती है, 1-2 अपने वकील वगैरह से बात करती है और कहती है वकील वगैरह को कि तुम जो भी मेरे पापा की जितनी संपत्ति थी वो साइन वगैरह कर देती है। और उसको सिर्फ और सिर्फ एक मंगलसूत्र ही मिलता है। क्यों? क्योंकि उसके पापा, सीता के पापा ये मानते थे कि जो भी कुछ हमने कमाया है, मतलब जितनी भी ये बिज़नेस की जो भी ये कंपनी वगैरह है, कितनी ही करोड़ों की संपत्ति थी, वो सब राम के आने के बाद ही हमें मिली था। हम तो बस एक छोटे से मैनेजर थे और उसने सिर्फ अपनी मम्मी को एक मंगलसूत्र ही दिया था और ज़्यादा कुछ नहीं दिया था। और मंगलसूत्र भी उसके पापा ने ऐसे मतलब इतना ज़्यादा दिमाग लगा के उस कंपनी वगैरह को जितनी भी जो कुछ थी
उन सबको ऐसे सेट कर दिया था कि भाई उस सीता को राम से शादी करनी ही पड़ेगी। और सीता ऐसे करने से मना कर देती पहले कि मैं ऐसे ही किसी से भी शादी कर लूँ, मतलब मैं उसको अच्छे से जानती तक नहीं थी। मेरी मम्मी बताती थी कि ऐसे ऐसे हमारे पास एक दिन ऐसा आएगा कि राम तुम्हारे बीच में भी ऐसे ही दीवार बन के खड़े हो जाएगा तुम्हारी लाइफ के अंदर, और तुम्हें उससे कैसे भी करके निपटना होगा। राम जो कि भूटान में बैठा हुआ है, और मतलब भूटान में बुद्ध आश्रम के अंदर है, जो कि बड़ा हो चुका है वो भी। और सीता के पापा मर जाते हैं, तब उसके बाद उनकी बेटी को जब सिर्फ खाली एक मंगलसूत्र ही मिलता है, तो वो बताते हैं कि तुम्हारे पापा ने ऐसे भी किसी के पास से, मतलब तुम्हारे पापा ने जो भी जितनी भी प्रॉपर्टी थी सिर्फ तुम्हारे नाम सिर्फ ये ही है। और सीता को तब तक ये नहीं पता होता कि और बाकी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो किसके पास है किसके पास नहीं है। तो उसको थोड़ा सा वो जैक लगवाती है, और जो उसके लॉयर होते हैं, जो उनके फैमिली लॉयर होते हैं, मतलब फैमिली वकील जो होते हैं, उनमें से एक तो उनको बता देता है कि ऐसे ऐसे भूटान में एक लड़का है जिसका नाम राम है, तुम्हारे पापा ने उसके पास सारी प्रॉपर्टी, तुम्हारी जितनी प्रॉपर्टी थी वो सब उसके नाम करी हुई है। तो सीता जाती है, सीता बोलती है कि अच्छा अब मेरे को पता चल गया, तो अब मेरे को भूटान जाना चाहिए। और तो वो भूटान के लिए रवाना होती है, जाती है। भैरव को पता चलता है कि वो भूटान क्या करने जा रही है। भैरव उसके पास फ़ोन करता है कि तुम भूटान किस लिए जा रही हो, क्यों जा रही हो। तो वो बोलता है कि मुझे तुमसे क्या मतलब, तुम मेरे को क्या मतलब कि हम तेरे मेरे बीच में ऐसा कुछ नहीं है जो कि तू समझ रहा है, और मेरे को फॉलो मत कर, भैरव को बोलती है सीता। उसके बाद जो कि भैरव का जो सेक्रेटरी होता है, मतलब वो अंकल ही होता है, क्योंकि बचपन में भैरव को उसने बचा लिया था मरते मरते, तो उसको बहुत ज़्यादा मानता है भैरव। तो भैरव को वो बोलता है कि भूटान में कौन से एमएलए है। भैरव इतना भी पढ़ा लिखा नहीं होता, उसका कुछ नहीं पता होता। तो वो बोलता है कि तुम्हारे भूटान में कौन सा एमएलए, उसके पास फ़ोन लगा, उसके पास बोलता वहाँ पे कोई भी एमएलए नहीं है। क्यों नहीं है, मेरी बहुत दिल्ली तक है, ऐसी है, मैं यूँ कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो उसके अंकल बोलते उसके भूटान एक अलग कंट्री है और अपना देश एक अलग कंट्री है, तो उसमें तुम्हारा कुछ भी रोल अदा नहीं हो सकता। बेशक जीतू एमएलए हो, जीतू प्रधानमंत्री हो, चाहे कुछ भी हो, तुम्हारा कोई भी रोल वहाँ पे, रूल रेगुलेशन कुछ भी तुम्हारे फॉलो नहीं किए जाएंगे। तो वो चुपचाप बैठ जाता। तो हमने 4 बंदों को सीता के पीछे भेजता है। सीता उस आश्रम के अंदर जाती है, और आश्रम के अंदर जाने के बाद पता चलता है कि सीता बहुत ही ज़्यादा रूड बिहेव कर रही है। तो आश्रम के जो बुद्ध, जो कि गौतम बुद्ध के जो सब आश्रम के जो गुरु थे, उन गुरु जो फ़ोन करते हैं उनके पास, कोर्ट जो वकील एडवोकेट होते हैं उनके पास फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि तुमने सीता को यहाँ क्यों भेजा, और राम की स्थिति तुम्हें पता है कि इतनी उसकी स्थिति अभी भी एक बच्चे की तरह है, और राम तुमने क्यों भेजा। उसने बोला कि मैंने ही भेजा है, अपने एम्प्लॉय के जरिए मैंने ही कहलवाया था सीता को, ऐसे ऐसे राम है, वो भूटान में रहता है। वो बोला कि अंकल जो कि सीता के पापा क्या चाहते थे, सीता के पापा यही तो चाहते थे कि राम और सीता मिले आपस में, मतलब शादी वगैरह हो उनके अच्छे से, और जो भी कुछ था वो हो, अच्छे से अपनी एक फैमिली बनाए और रहें। तो उसके पापा बोलते हैं गुरु बोलते हैं तुमने बहुत गलत किया, तुम्हें अभी नहीं बताना चाहिए, क्योंकि राम अभी अच्छे से ठीक भी नहीं हुआ है। और राम सीता राम के पास जाती है, मतलब गुरुजी होते हैं, और गुरुजी एक अपने शिष्य को भेजते हैं राम के पास और कहते हैं कि भाई सीता आ चुकी है, तुम जाओ सीता के पास। तो भाई तभी राम एकदम से उठता है, जो कि ध्यान में था वो उठता है और जाता है सीता के पास, भागा भागा, और सीता के पास जाके देखता है कि तुम सीता हो। बोली हाँ मैं सीता हूँ। उसके बाद सीता का हाथ पकड़ के वो भागने लग जाता है, उसको अपने रूम के अंदर लेके जाता है और बताता है कि ऐसे ऐसे तुम्हारे पापा आए थे, दीवार के ऊपर निशान लगा के गए थे। तो भाई उसकी हाइट बिल्कुल एक्यूरेट होती है, वो समझ जाता है कि हाँ भाई ये ही सीता है। भाई राम को तो कुछ भी नहीं पता, छोटा था राम और कैसा क्या था भाई, आधार कार्ड वगैरह उस टाइम कुछ नहीं थे।
तो उसके बाद राम बड़ा होता है तो राम को सिर्फ और सिर्फ उस आश्रम के अंदर ही रहने की अनुमति थी और वो कहीं नहीं गया वहाँ से उसके अलावा, क्योंकि दुनिया बहुत ही ज़्यादा एडवांस चल रही थी उस टाइम और राम अभी भी छोटा सा ही बच्चा था। तो गुरुजी इस वजह से बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे थे। सीता बोलती है कि मैं राम को अपने पास साथ लेके जाऊंगी, राम को अपने साथ लेके जाऊंगी और गुरुजी बोलते हैं अभी से ये अच्छे से ठीक भी नहीं हुआ है, तुम इसको कहीं पे भी नहीं लेके जा सकती, मैं तुमको बिल्कुल भी कहीं पे भी नहीं लेके जाने दूंगा इसको। और सीता बोलती कि मैं तो लेके जाऊंगी ही जाऊंगी, चाहे तुम कुछ भी कर लो, मेरे को इससे कोई मतलब नहीं पड़ता। इसने मेरी सारी जितने भी करोड़ों की संपत्ति थी वो सारी संपत्ति इसके पास है, ऐसे ही कैसे ले सकता है, ये मेरी जितनी प्रॉपर्टी है वो क्यों लेगा, ये ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब ऐसे ही कुछ भी बोलने लग जाती है सीता आड़ में। फिर सीता को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है तो गुरुजी बोलते तुम जो करना चाहते हो वो कर लो, मैं तुमको नहीं ला के जाने दूंगा श्री राम को। सीता फिर शांत होती है तो बोलती मेरे को वो राम को मिलना है, क्योंकि वो अब माइंड गेम खेल रही थी। और सीता के पापा राम को ये बोल के गए थे कि तुम्हें सीता का ख्याल रखना है और सीता तुम्हारा ख्याल रखेगी। उसके बाद वो उसके कमरे में जाती है राम के में और कहती है कि तुम्हारे जो कि मेरे पापा थे, तुम्हारे अंकल ने तुम्हें क्या बोला था कि सीता मेरा ख्याल रखेगी। राम बोलते सीता मेरा ख्याल रखेगी और मेरे को सीता का ख्याल रखना है। ठीक है, इतनी बात होती है और वो सीता राम से बोलती है कि तुम यहाँ से बाहर जाने का तुम्हें कोई रास्ता वगैरह पता है जो कि हम यहाँ से बाहर जा सकते हैं। वो राम बोलता है कि हाँ मेरे को पता है, एक पीछे से रास्ता है। ठीक है, वो चली जाती है। सीता और राम दोनों वहाँ से सीता राम को वहाँ से भगा ले जाती है आश्रम के अंदर से। और चलते चलते भाई अब राम का टाइम हो रहा था कि उसको चाय और बटर बिस्किट खाने थे। तो गाड़ी के अंदर वो बोलता है इतना टाइम हो चुका है और मेरे को अब बटर बिस्किट खाने हैं। और फिर बोलते हैं ओहो इतने मिनट हो चुकी है, मेरे को इतने मिनट बाद अब बटर बिस्किट खाने हैं और चाय पीनी है। थोड़ी देर बाद फिर बोलता है ऐसे ऐसे करके, मतलब काफ़ी बार बोलता है जब तक उसको बटर बिस्किट और टी नहीं मिल जाती तब तक वो बोलता ही रहता। जब उसको नहीं मिलती और वो सब लोग पक जाते जितने भी कार के अंदर बैठे थे, तो वो बोलता है ड्राइवर एक साइड में लगाओ, एक किसी भी ढाबे के ऊपर लगाओ। और जो 4 लोग भैरव के थे वो उसको फॉलो ही कर रहे थे। बटर बिस्किट खाए उसके बाद उसकी एक मेडिसिन का टाइम होता है। राम के पास एक वॉच भी लग रही थी जिसके ऊपर उसकी हार्ट बीट वगैरह जो कि चलती रहती थी कि भाई इतनी हार्ट बीट है। और अब इसको मतलब एक दवाई थी जो उसकी हार्ट बीट को कंट्रोल में रखती थी। तो वो एकदम से राम को उसके बाद दवाई जो कि हर एक्यूरेट टाइम के ऊपर उसको दवाई मिल जाती थी, क्योंकि भाई गौतम बुद्ध का आश्रम था तो भाई वहाँ के ऊपर उसके अंदर भाई सब टाइम के अनुसार ही होता है। आपको भी पता ही होगा, आपने जितनी मूवी वगैरह देखी हो या आपको थोड़ी बहुत नॉलेज हो तो उसको उनके बारे में, गौतम बुद्ध के बारे में, तो वहाँ पे एक्यूरेट टाइम के ऊपर ही सब चीज़ उपलब्ध होती थी। मेडिसिन नहीं मिलती तो भाई उनका जो राम का जो ब्लड प्रेशर था वो लो होने लग जाता है और उसकी आंखें लाल होने लग जाती है, उसकी पूरी बॉडी कांपने लग जाती है। और राम इतने आराम से इतने प्यार से बताता है जैसे कोई ये प्रॉब्लम ही नहीं है उसको। वो कहता है कि अगर तुम्हें वो सीता पूछती कि अगर तुम्हें दवाई नहीं मिली तो तुम्हारे साथ क्या होगा। वो बोले ग्रीन कलर की टैबलेट होती है, वो टैबलेट दे दो मेरे को। चाय पीने के बाद ग्रीन कलर की एक टैबलेट होती है, तुम मेरे को वो टैबलेट दे दो। सीता बोलती कौन सी टैबलेट का नाम वगैरह कुछ। वो बोलती मेरे को नाम नहीं पता है, मेरे को सिर्फ उसी टाइम पे वो टैबलेट मिल जाती है, बस मेरे को वो टैबलेट लेनी होती है और बस फिर मेरे को ध्यान में बैठ जाना होता है। तो सीता बोलती है कि टैबलेट का कुछ नाम वगैरह कुछ तो होगा तुम्हें। फिर वो बोलता है कि नहीं टैबलेट का कोई भी नाम नहीं है तुम्हें। बोलता है सीता बोलती है अनपढ़ गवार। फिर वो एक कुछ भी ऐसे ही कौन सी लैंग्वेज में, पता नहीं कौन सी लैंग्वेज उसको बताता है। और सीता की जो सेक्रेटरी होती है वो पूछती है तुमको कितनी लैंग्वेज आती है। वो बोलती है मेरे को कम से कम ही नहीं तो 22-23 लैंग्वेज आती है और मैं अभी से 4 और लैंग्वेज के बारे में स्टडी कर रहा हूँ। सीता बोलती है कि वाह जी तुम्हें इतनी सारी लैंग्वेज आती है और एक टैबलेट का नाम नहीं पता तुम्हें। मेरे को सिर्फ बस टैबलेट देते हैं ग्रीन कलर की और मेरे को लेनी होती है, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं उसका टैबलेट का नाम क्या है क्या नहीं। तो सीता बोलती है कि अब मैं कैसे पता करूं। सीता सोचने लग जाती तो गुरुजी के पास वो फ़ोन करती। गुरुजी बोलते हैं कि अपने शिष्य को, जब वो राम को लेकर जा रही होती है सीता, तो बोलते हैं कि भाई तुम टेंशन मत लो, सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे के अंदर राम हमारे पास आ जाएगा।
गुरुजी ये सोचते क्योंकि भाई टाइम टैबलेट वगैरह भी लेनी थी, उसकी तबीयत ख़राब होगी। गुरुजी ये सोच रहे थे सीता इतनी ज़्यादा मतलब गिरी हुई लड़की नहीं होगी जितनी गिरी हुई, मतलब सोची नहीं थी गुरुजी ने कि सीता इतनी गिरी हुई भी हो सकती है या नहीं हो सकती। उसके बाद भाई सीता जाती है, फ़ोन करती है गुरुजी के पास, गुरुजी को बोलती है कि गुरुजी ऐसे ऐसे राम की कोई दवाई है वो बता दो। गुरुजी बोलते मैं तुम्हें कोई भी दवाई नहीं बताऊंगा। एक तरफ राम का ब्लड प्रेशर लो होने लग रहा है, राम की पूरी बॉडी काँप रही होती, आंखें बाहर आने को हो रही थी। और राम बोल रही, वो बोल रहे थे गुरुजी की सीता को कि राम मर जाएगा, तुम उसको यहीं पे ले आओ, वो टैबलेट यहीं पे ही है और कहीं नहीं मिल सकती तुम्हें वो टैबलेट। राम बोलता है कि सीता बोलती है कि मेरे को नहीं पता, मरना है तो मरे, मेरे को इससे कोई मतलब नहीं है, मैं तो बस इससे साइन करवा लूँगी और मेरी प्रॉपर्टी मेरे पास और मेरे लेके चाहिए मरे चाहिए कुछ करे, मेरे को इससे कोई मतलब नहीं है, चाहिए जीता है मरता है। तो मेरे को टैबलेट का नाम बता रहे हो तो बता दो वरना इसको मरने दो। सारी जनता उस सीता को इससे ऐसे बात करते हुए देखती है। गुरुजी काफ़ी देर तक सोचते हैं। एक तरफ सीता चिल्ला रही होती है, गुरुजी को बोल रही होती है कि मरता है मरेगा। एक तरफ गुरुजी थोड़े से टेंशन में आ गए, अगर राम मर गया तो, क्योंकि राम उनके दिल के बहुत ही ज़्यादा करीब होता है, वो बहुत ही छोटा सा उनके पास छोड़ के चले गए थे। और गुरुजी सोचते हैं कि मेरा शिष्य ऐसे कोई भी मतलब मरना नहीं चाहिए जितना इसे तड़प तड़प के मरे। तो गुरुजी उसको बता देती है दवाई का नाम कि ऐसे ऐसे कोई दवाई का नाम बता देती, सीता ला के उसको दवाई को दे देती है। अब वो चलते हैं, वहाँ से उठ के चले जाते हैं। गुरुजी बहुत ज़्यादा टेंशन में हो जाते हैं और उसको बोलते हैं कि आपने ऐसा नहीं करना था, एडवोकेट को, कि आपने उसको नहीं बताना था, वो तो एक बहुत ही गंदी लड़की है जो कि उसको किसी की कोई परवाह नहीं, उसको सिर्फ बस पैसे पैसे दिख रहे हैं, इतनी ज़्यादा मोह माया में। तभी एडवोकेट बोलता है तभी तो राम को यहाँ पे छोड़ के गए थे कि राम ही सीता को सुधार सकता है। और वो रास्ते में फिर हमें दिखाते हैं कि सीता राम और रास्ते में जा रहे थे हैदराबाद की तरफ, अपने मतलब भारत की तरफ आ रहे थे। उनकी फ़्लाइट वगैरह भैरव ने जैक वैक लगवा के सब कुछ बंद करवा दिया था कि सीता 24 घंटे के अंदर बैंक करप्ट हो चुकी थी, वो ना कोई क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड कुछ भी यूज़ नहीं कर सकती थी। और उसके बाद पुलिस उसको 24 घंटे के अंदर पकड़ने वाली थी, मतलब कैसे भी करके पुलिस उसको पकड़ लेती। अगर 24 घंटे के बाद उसके पास कोई भी एविडेंस नहीं होता, मतलब कोई भी मतलब वो पैसे नहीं कर पाती, तो पुलिस उसको पकड़ लेती, सीधी सी बात थी। ठीक है, तो फिर हमें दिखाते हैं कि गाड़ी के अंदर जा रहे होते हैं वो सभी, तभी एक आगे कंटेनर पड़ा हुआ होता है। गाड़ी के अंदर जा रहे थे, फिर उसके बाद वो बस के अंदर बैठे हैं। बस के अंदर बैठने के बाद उसके आगे रोड के ऊपर चलते चलते ट्रैफिक लगा हुआ होता है। ट्रैफिक क्यों लगा हुआ है? क्योंकि रोड के ऊपर एक एक्सीडेंट हो गया था और ट्रक का जो कैंटर होता है, जो ट्रक के पीछे लगा हुआ होता है, वो ट्रक के पीछे जो कैंटर लगा हुआ होता है वो नीचे धरती में पड़ चुका है। और उसके बाद सब लोग परेशान होते, करे तो क्या करे। फिर उसके बाद राम उतरता है, क्योंकि राम इसलिए उतरता है कि वो बस के अंदर से देखता है कि एक एम्बुलेंस आई है उनके साइड में। इतना नेक दिल होता है राम मूवी के अंदर जितना कोई हद नहीं है। राम आता है, देखता है कि एम्बुलेंस के अंदर एक आदमी है जो कि जीने मरने की हालात में है और सीता बैठी रहती है। सीता को बोलता है मेरे को जाना पड़ेगा, ऐसे ऐसे एम्बुलेंस। वो बोलते तुम्हें उससे क्या, वो मरता है तो मरने दो ना, ये तो एक ना एक दिन तो सबको मरना ही है। वो बोलते नहीं हम इसे बचा सकते। तो भाई वो उतर के जाता है बस के अंदर से। भाई सीता बोलती हीरो कहाँ जा रहे हो तुम क्या इस कंटेनर को अकेले हिला दोगे? इतना भारी कंटेनर है, तुम्हें ऐसे कैसे हिला दोगे? राम बोला कि अगर हम अच्छे दिल से चाहें तो हम कुछ भी काम कर सकते हैं। तो राम जाता है, अकेले ही उसको कंटेनर को धक्का मारने लग जाता है और बगल में आसपास के जितने भी लोग होते हैं वो सब देख कर राम का मजाक उड़ाने लगते हैं। कोई ताली मार रहा है कि हाँ तुम कर सकते हो, ये नहीं कि राम के साथ आके थोड़ी सी मदद करवा दे। तभी पीछे से हाथियों की आवाज़ आती है और एक हाथी और एक हाथी का बच्चा दोनों आते हैं और उस कंटेनर को धक्का मारने लग जाते हैं राम के साथ साथ। क्योंकि नहीं पता, जो शायद राम ने कहा था वो सच हो गया कि जो भी ये चीज़ हम दिल से करना चाहें तो उसे हम ज़रूर कर सकते हैं। तो उसके बाद राम कुछ भी नहीं सोचता और बस धक्का मारने में लगा हुआ रहता है। और सीता देखती है और सीता की सेक्रेटरी देखती हुई बोलती है
ये बात तो सच्ची हो गई कि जो भी काम हम दिल से करना चाहें उसे हम कर ही सकते हैं। सीता बोलती अपनी सेक्रेटरी से, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम जो ये सब कह रही हो ये कुछ भी नहीं है, ये बस ड्रामा है इसके अंदर और कुछ नहीं। ये हाथियों का जो डेली रास्ता होता है पानी पीने जाने का, ये वो ही रास्ता है जो हाथी डेली पानी पीने जाते हैं, उस रास्ते में आया तो वो अपने रास्ते में आने वाली चीज़ों को सबको ही हटाते ही चलेंगे, चाहे वो रोड पे गाड़ी ही क्यों ना हो, चाहे वो कैंटर ही क्यों ना हो, चाहे कुछ भी। वो सीता आके बोलती, देखो मैं राम आके बोलते, देखो मैंने कहा था ना, अगर हम कोई भी चीज़ चाहे, सीता राम को चुप करा देती है और कहती जल्दी चलो बस के अंदर हमारा टाइम हो रहा है, ऐसे ऐसे डांट के वो चुपचाप उसके साथ नरम दिल के साथ बस के अंदर बैठ जाता है। उसके बाद हमें दिखाते सीता अपने घर के अंदर बढ़ती है, मतलब, और उसको ये तक पता नहीं होता कि ऐसे ऐसे पुलिस उसको ढूंढ रही है। उसका सेक्रेटरी उसको बताता है दूसरा कि ऐसे ऐसे पुलिस तुमको ढूंढ रही है और तुम्हें 24 घंटे के अंदर तुम्हारे पास पैसे नहीं हुए तो तुम्हें कुछ भी हो सकता है। सीता अपने घर के अंदर बढ़ती है, कहती है ओपन लाइट, पानी और ऐसे ऐसे चीज़ें मंगा लेती है। और जो कि सेक्रेटरी की बात नहीं बोलती है, सेक्रेटरी का जो रिप्लाई होता है सीता के पास ये होता है कि जो ये हमारे साथ ये आया है राम, इसके पास इतने रुपए हैं जितने में हमारा लोन भी चुकता हो जाएगा और हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, अपना बिजनेस फुल सेटल हो जाएगा और भैरव से भी पीछा छूट जाएगा हमारा। और सीता बोलती है, राम बोलता है, राम जो मतलब सेक्रेटरी होता है सीता का, वो राम के ऊपर मतलब वो बहुत ही मतलब ठीक ठाक किस्म का आदमी होता है कि कोई बात नहीं, ऐसे ही मतलब कुछ भी। जब सीता राम दोनों घर में आते हैं, अपने सीता के घर आते हैं दोनों, बोलती है सीता कि हमने सेक्रेटरी से कि ये वो लड़का है राम जिसके मैंने तुम्हें बताई थी और ये ऐसे ऐसे बहुत ही ज़्यादा दिमाग पकाने वाला है, ये है फलाना, मतलब उसके बारे में नेगेटिव बातें बोलने लग जाती है। और सीता बोलती है अपनी सेक्रेटरी को, तुम गाड़ी वगैरह तैयार करो, पेपर वगैरह तैयार करो कुछ, और मैं अभी आ रही हूँ फ्रेश होके, हमें कोर्ट चलना, हमें बैंक चलना है। तो भाई बैंक जाते हैं, वो तैयार वैयार होके बैंक जाते हैं और बैंक में दिखाते हैं कि मैं, सीता बोलती है कि मैं अभी आई, तुम दोनों यहीं बैठो। राम बोलता है कि सीता मैं भी तुम्हारे साथ चलूँ। सीता बोलती है कि नहीं, तुम्हें कहा ना सिर्फ तुम यहीं बैठो सेक्रेटरी के साथ और मैं अभी आ रही हूँ काम करके। वे दोनों यहाँ पे बैठ जाते हैं और राम बोलता है कि मेरे सीता तुम्हारे बिना मेरा टाइम पास नहीं होगा। और सेक्रेटरी बोलता है क्या तुम सिर्फ सीता मैडम को सिर्फ टाइम पास के लिए मानते हो। वो मतलब गुस्से से बोलता है उसको और वो वहाँ पे बैठ जाता है और सीता अंदर चली जाती है। फिर हम उन दोनों को दिखाते हैं कि वो बोलते, सीता के सेक्रेटरी है वो बोलता है उसे, राम को, कि चलो मैं तुम्हें एक वो देता हूँ, चलो मैं तुम्हें एक काम बताता हूँ, तुम ये काम करो, तुम्हें जो ये भी जितने भी ये पड़े हुए हैं सुई वगैरह, मतलब एक सुई, एक डिब्बी के अंदर जो जो कि सुई होती है ना, जैसे कैसे मतलब निडल यार समझ जाओ, जो निडल होती है उस निडल के बोलता है कि ये सुई है, इन निडल को तुम गिनो ये कितनी है। वो मतलब पूरा इकट्ठा गिन देता है और राम सिर्फ उन टेबल के ऊपर जो पड़ी हुई सुई के ऊपर हाथ लगाता है और देखता है, परखता है, मतलब सोचता है अपने दिमाग के अंदर और बोलता है 97 है ये। और सीता का जो सेक्रेटरी होता है वो बोलता है कि मैंने तुक्का मारने को नहीं बोला है तुम्हें इसे एक्यूरेट गिनना है कि ये कितनी सुई है और कितनी नहीं है। सीता का सेक्रेटरी राम राम जो है वो बोलता है, राम बोलता है अच्छा ठीक है मैं देखता हूँ कि मतलब राम बोलता है कि नहीं यार ये 97 है, मैंने गिन लिया। वो बोलता है अच्छा ठीक है मैं गिनता हूँ। वो उनको गिनने लग जाता है सुई को और सुई 97 ही होती है। और उसके बाद राम को बोलता है उसका सेक्रेटरी कि भाई तुम आंख बंद करो, उसके बाद मैं गिनता हूँ और मैं तुम्हें बताता हूँ कितनी है। तो वो उसमें से 4-5 सुई है जो भी है जितनी भी निकाल लेता है और बोलता है कि अब गिनो इनमें से कितनी सुई है।
राम फिर से वैसे ही हाथ लगाता है और गिनता है और राम बोलता है कि इसके अंदर अब सुई है जो कि वो है 92 सुई इसके अंदर है। और राम बोलता है कि यार राम का जो सीता का जो सेक्रेटरी होते हैं वो बोलता है कि यार मैंने इतनी सुई निकाल ली थी, इसके अंदर इतनी सुई होगी। हाँ भाई ठीक है तो वो बोलते यार तुम तो बहुत ही अच्छे आदमी हो। तुम नहीं, वो बोलते कि तुम किससे आए हो, तुम तो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट, तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा दिमाग है, तुम किस मकसद से आए हो। वो बोलता है कि अंकल ने कहा था कि तुम्हें सीता का ख्याल रखना है और सीता तुम्हारा ख्याल रखेगी। वो सेक्रेटरी बोलते यार तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे आदमी हो, तुम्हारे जैसा अच्छा आदमी शायद इस दुनिया में अब कोई है भी नहीं, मतलब बचा ही नहीं है। और वो उसको हक कर लेता है। तभी हमें अंदर का सीन दिखाता है जो कि सीता बैठी हुई होती है उसके बैंक वाले के साथ। और वो बोलता है कि मैडम आपको एक भी रुपए नहीं मिलेंगे। वो बोलते हैं क्यों नहीं मिलेंगे, मेरे अकाउंट में मान लें मेरे पास एक भी रुपए नहीं है, पर ये जो राम है इसके पास पूरे 150 करोड़ रुपए हैं। अब जाके इसकी इनकम रिवील हुई थी। इसके पास 150 करोड़ है। वो बोलता है कि राम करेगा ना साइन, तुम मेरे पास सारे रुपए भेज दो, राम कर तो देगा साइन। और जो बैंक का जो मैनेजर होता है वो भैरव के साथ मिला हुआ होता है, तो उसको मतलब कैसे भी करके उसको तो मना करना था। वो बोलता है नहीं मैडम आप ऐसे कैसे कर देते हैं, राम के पास चाहिए, हमारे पास श्री राम के पास 200 करोड़ चाहिए, 500 करोड़ चाहिए, 150 करोड़, कितने भी करोड़ रुपए हो, हम ऐसे नहीं दे सकते रुपए। तो वो बोलती है अच्छा तो तुम मेरे पास 25 करोड़ रुपए तो ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो वो बोलता है कि नहीं 25 करोड़ भी नहीं, एक पैसा भी मैं आपको ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, पहले आपको जाके कोर्ट के अंदर एक वकील करना होगा, वकील के पास एक आपको एग्रीमेंट वगैरह कुछ बनवाना होगा, और उसके बाद जाके मैं ये आगे एप्लीकेशन डाल लूँगा और तब जाके आपको कैश मिलेंगे, वरना आपको कोई भी रुपए एक पैसा तक नहीं मिलेगा आपको। सीता बोलती है अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, मैं जाती हूँ। सीता चलती है और राम बाहर आती है, अपने सेक्रेटरी को बोलती है अब कोर्ट में जाना पड़ेगा ऐसे। वो बोलता है कि मैम कैश मिल गए। वो बोलते हैं अभी से नहीं मिले हैं, हमें कोर्ट जाना पड़ेगा। वो बोलता है कि अच्छा मैडम ठीक, अब कोर्ट चलते हैं। तो अपने वकील से बात करता होता है और हमें दिखाता है कि भैरव और उसका राजा बाबू, मतलब रामा बाबू क्या नाम है उसके जो अंकल थे वो, उनका वे दोनों उस वकील के पास बैठे हुए हैं और वकील को बोल रहे हैं कि भाई तेरे को ज़्यादा कुछ नहीं करना है, तेरे को सिर्फ और सिर्फ सीता यहाँ पे आएगी और उसका ध्यान भटकाना है कि ऐसे ऐसे बात है फलाना दिकड़ा, मतलब कि उसको समझाते हैं कि वो बोलते हैं कि तुम समझ गए। वकील बोलता है हाँ जी मैं समझ गया। अब उसका अंकल बोलता चलो एक बार हमें और बताओ तुम क्या समझे हो। वो बोलता है कि मेरे को कुछ नहीं करना, सीता यहाँ पे आएगी, उसका टाइम खोटी करना है और सिर्फ 4 बजे के तक, मतलब 4 बजे तक उसको यहाँ पे रोक के रखना है और मेरे को उसका एक कैसा भी काम नहीं करना। वो बोलता है अच्छा ठीक है समझ गए, और तुम ऐसा क्यों करोगे। वो बोलता है भैरव बोल तुम ऐसा क्यों करोगे। वकील बोलता है कि मैं ऐसा इसलिए करूँगा कि अगर मैं ये काम करता हूँ तो आप मेरे को पैसे देंगे, अगर नहीं करता तो आप मेरी लाश मेरे घर पहुँचा देंगे। और वो बोलता है वकील मैं देखो मरने से नहीं डरता, बस मेरे को पैसे से बहुत ज़्यादा लगाव है, इस वजह से मैं इस काम को कर रहा हूँ। और वो भैरव बोलता है कि देखो चाचा मैंने आपसे कहा था ना कि ऐसे भी मैं ऐसे लोगों की देखो कितनी ज़्यादा मदद करता हूँ, मेरे पास ऐसे कितने ज़्यादा लोग हैं जिसका मैं घर बार चलाता हूँ। वो बोलते हैं कि, और उसका जो चाचा होता है वो बोलता है कि पहले तो तुमने अपने ससुर के पास से उसकी बेटी का हाथ मांगा, धोखाधड़ी से अपने बेटे का हाथ मांगा और एमएलए बन के बैठ गए और लोगों के साथ ऐसे धोखाधड़ी कर रहे हो, तुम वो लोगों के घर बसा रहे हो। मतलब वो पॉइंट मारता है बीच बीच में उसी, मतलब वो ड्रामा जो है वो ड्रामा उसका सबसे ज़्यादा ड्रामा तो उसका वही कर रहा था अंकल मूवी के अंदर। वो बता रहा होता है तुम ऐसे ऐसे लोगों के घर उजाड़ देते हो, ये कर देते हो, फलाना कर देते हो, तुम इसको वो बताते हो। और वो वकील के पास वो बोलता है अच्छा अच्छा तुम हर जगह तुम मेरी उतारा मत करो, ठीक है। और वो चले जाते उठ के जाने लगते तो वो बोलता है भैरव बोलता है वकील को कि मैं बिस्किट लेके जा रहा हूँ और वो आएंगी। तभी हमें दिखाते हैं कि भैरव गेट से बाहर निकल रहा है और दूसरी तरफ से जो कि सीता होती है वो अपने सेक्रेटरी के साथ आ रही होती है। ठीक है भाई चलो काम बन रहा है अब उनका। और तभी भैरव अपने जो पंटर लोग होते हैं उनको बोल देता है कि भाई तुम्हें उसके ऊपर नज़र भी रखनी है कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं।
वो कोर्ट के मतलब उस जज के जो उस वकील है जो मतलब एडवोकेट है उसके उस घर के उसके ऑफिस के अंदर जाती है, और जो एक एडवोकेट उसको उठ कर बोलता है कि सर अभी बिजी हैं, एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट केस को स्टडी कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा टाइम देना होगा, वो आप बैठ जाइए। तो वो बैठ जाते हैं और राम भी बैठ जाता है। राम न्यूज़पेपर पढ़ने लग जाता है, और जो सेक्रेटरी होता है वो भी न्यूज़पेपर पढ़ने लग जाता है, और सीता वहाँ पे बैठ बैठ वेट कर रही होती है, लैपटॉप में कुछ काम कर रही होती है। तभी राम बोलता है एकदम से, सीता मैंने ये पढ़ चुका है कि यहाँ पे कुछ और पढ़ने को नहीं है। वो बोलती है सीता बोलती है न्यूज़पेपर पढ़ लो। उन्होंने पढ़ लिया, ये वो पढ़ ली, और कुछ एक दो नोटबुक्स वगैरह थी, बोले उसमें से पढ़ लिया। वो बोले पढ़ लिया तो मेरे को कुछ पढ़ने को चाहिए। और वो बोलती यहाँ पे मैं तुमको कैसे ला के दूँ कुछ भी पढ़ने का। तभी सीता की सेक्रेटरी बोलता है आराम से, इसको आराम से हैंडल करो। तो वो बोलता है आपको पढ़ने, वो बोला बेटा मेरे आपको पढ़ने को चाहिए। वो बोलता है हाँ मेरे को पढ़ने को चाहिए। तो वो बोलता है ठीक है तो मैं ला के दूंगा ना, तुम मेरे से बोलो, तुम मुझसे मत बोलो, तुम मेरे से बोलो कि तुम्हें पढ़ने को चाहिए। वो बोलता है ठीक है मेरे को कुछ पढ़ने को ला के दे दो। वो पढ़ने के लिए उस जज के पास जाता है और कहता है कि यहाँ पे कुछ पढ़ने के लिए मिल जाएगा। वो बोलो न्यूज़पेपर तो पढ़ चुका। हाँ न्यूज़पेपर तो पढ़ लिया, और उसके बाद कुछ और है। वो बोलते हैं यहाँ पे ये कोई लाइब्रेरी थोड़ी है, ये तो जज का ऑफिस, एक वकील का ऑफिस है, तो यहाँ पे मैं तुम्हें कैसे ला कर दूँ, यहाँ पे बस सिर्फ लॉ की किताब मिलेगी। वो बोलते आप वो भी दे देंगे। वो बोला ये ब्रिटिश राज से वो एक लॉ की किताब देते हैं। बोलता है कि ब्रिटिश राज से लेके आज तक जितने भी कानून बने हैं, जितने भी नए कानून आए हैं, और कुछ भी है मतलब जितने भी न्यू जो है उन सब की डिटेल्स, मतलब उन सब का नाम इनमें लिखा हुआ है, उन सब के बारे में इसमें लिखा हुआ है। तो बोलता है अच्छा ठीक है धन्यवाद, आपने मेरे को ये नोटबुक दी, और मतलब किताब दी। और वो चले जाता है, उसको दे देता है किताब को। किताब पढ़ता है और बोलता है सीता, वो ज़ोर से चिल्लाते सीता मेरे को वॉशरूम जाना है। वो नहीं, तभी बैंक वाले आ जाते हैं। बैंक वालों को बोलता है कि सीता मेरे को वॉशरूम जाना है, और क्या तुम मुझे वॉशरूम छोड़ाओगे, मतलब मेरे को वॉशरूम जाना है। मैं चेत चिल्लाता मेरे को वॉशरूम नहीं, सॉरी यार थोड़ा कुछ ज़्यादा आगे चल गया कहानी में मैं। तो भाई तभी ड्राइवर आता है। वो बोलता है कि मैम बैंक वाले आए हैं, वो आपकी गाड़ी को टो कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि आपको कुछ लोन वगैरह चुकता नहीं किया है, और आपने उस गाड़ी को टो करके लेके जा रहे हो। तो भाई उसके कार की मांगती है ड्राइवर के पास कि तुम मेरे को चाबी दो और चलो कहाँ पे। वो बाहर जाते हैं और वो बोलते हैं बैंक वाले कि आपने मैडम इसकी किस्तें, काफ़ी सारी किस्तें आपने इसके अभी जमा नहीं की है कार की, तो आपको ये कार हमें मतलब हम इस कार को टो करके लेके जाएंगे। तो वो बोलते हैं कि मैडम आप चाबी दे दो। वो बोलती है कि चाबी तो मेरे पास नहीं है। वो बोलता है ठीक है। दूसरा बैंक का एम्प्लॉय बोलता है कि ठीक है कोई बात नहीं, हम इसको टो कर ले जाएंगे। तो वो बोलती है, सीता बोलती है तुम्हें पता भी है कितनी महंगी गाड़ी है, मैं तुम्हारे बैंक वाले के ऊपर तुम्हारे बैंक वाले को चक्कर कटवा दूंगी, इतनी महंगी कार है, इसके ऊपर एक भी स्क्रैच आ गई। तो वो बोलते तो मैडम आप चाबी दे दो। तो बोलती चाबी मेरे पास नहीं है। तभी राम आता है। राम बोलता है कि सीता झूठ क्यों बोल रहे हो, तुम्हारे पास चाबी है तो सही, तुमने अपने बैग के अंदर चाबी रखी हुई, दे तो दो। तो भाई चाबी दे देते हैं उनको, और सीता बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। वो बोलता है चलो ठीक है चाबी दे देता हूँ, दे देता है भाई वो चाबी उसको। फिर वो बैंक वाले कार को ले जाते हैं, और जो उसके 3 पंटर लोग होते हैं भैरव के, वो भैरव के पास फ़ोन करते हैं और बोलते हैं कि बैंक वाले आए थे और सीता की गाड़ी टो करके ले गए। तो वो बोलता है तुम मेरे को ये वाली बात क्यों बता रहे हो, मैंने सिर्फ तुम्हें उसके ऊपर नज़र रखने के लिए बोल दिया। फिर वो बोलता है कि तुम, अगर हम तुम्हें कोई बात नहीं बताएं, तुम बोलते तो मेरे को ये बात क्यों नहीं बताया, यार हम बताएं तो तुम कहते हो क्यों बताएं। और भैरव बोलता है कि उन्हें मैंने ही भेजा, तुम अपना सिर्फ काम करो, तुम उसको देखते रहो कहाँ जा रही कहाँ नहीं। तो फ़ोन काट देता है। ठीक है, तो उसके बाद अंदर का सीन दिखाते हैं हमें। तो और वो एकदम से लोग की जो किताब पढ़ते पढ़ते उठता है और बोलता है कि मेरे को वो चाहिए, मेरे को टॉयलेट जाना है, मेरे को टॉयलेट जाना है। तो ठीक है, उसको टॉयलेट जाना था, उसको बहुत जोर से टॉयलेट आ रहा था। इसका मतलब समझे आप? नहीं समझे? मैं समझाता हूँ ना। तो भाई उसको टॉयलेट आ रहा था, वो टॉयलेट जाना था, उसको बहुत ही ज़ोर से टॉयलेट वगैरह आ रहा था। तो उठता है और बोलता है कि चलो ठीक है, एम्प्लॉय होता है मैं तुमको ले चलता हूँ, तुम मेरे को बोलो तुम सीता को क्यों बोल रहे हो कि सीता तुम्हारे साथ जाएगी। तो एम्प्लॉय उठता है, एम्प्लॉय उसको टॉयलेट की तरफ लेके चलता है। तो वो 1 मिनट टॉयलेट के अंदर जाता है और आ जाता है वापस, और वो बोलता है कि एम्प्लॉय बोलता है कि यार भाई तुम ये भी बहुत ज़्यादा फास्ट करते हो क्या,
किताब वगैरह तुम फास्ट पढ़ते ही हो और तुम ये भी बहुत ज़्यादा फास्ट करते हो। वो बोलता है कि टॉयलेट बहुत ही ज़्यादा गंदा है और तुम्हें क्या कॉमन सेंस नहीं है कि टॉयलेट साफ़ सुथरा, टॉयलेट और किचन दोनों सूखे होने चाहिए, नहीं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बैक्टीरियाज बन जाते हैं। तो वो बोलता है कि कॉमन सेंस के बारे में अच्छा सीता बोलती है। तो बहुत ज़ोर ज़ोर से फिर राम टॉयलेट टॉयलेट चिल्लाने लग जाता है और तभी वो आते उठ के, भाई तुम हंगामा क्यों कर रहे हो? बोले आपके पास कोई साफ़ सुथरा टॉयलेट नहीं है, राम बोलता है। वो एक एडवोकेट बोलता है कि साफ़ सुथरा टॉयलेट ये एक जज का वो है, क्या बोलते हैं, ऑफिस है और इसके अंदर तुम ऐसे चिल्ला नहीं सकते। और वो बोलता है कि ठीक है, मतलब कि दिमाग ख़राब हो गया यार लगातार बोलते बोलते। वो बोलते हैं अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, एक टॉयलेट है पर वो उसके वो जो वकील था, मेन वकील था, उसके ऑफिस के उसके रूम के अंदर है और वहाँ पे कोई नहीं जा सकता। तभी राम भागा जाता है और उसके अंदर चला जाता है वकील के ऑफिस के अंदर। और वकील एकदम से गेम खेल रहा होता है वहाँ बैठा बैठा, क्योंकि उसको तो बस टाइम पास करवाना था सीता का, और वहाँ पे बैठा बैठा गेम खेल रहा था। और उठ के आ जाता है, बोलता है कि सर ये कौन गया अंदर, कौन गया? और वो वॉशरूम करके आता है, हेलो सर मेरा नाम राम है और मैं सीता के साथ आया हूँ। तभी उसके हाथ पकड़ के उसको बाहर लेकर आता है और बोलता है ये तुम्हारे साथ है? सीता बोलती है हाँ सर ये वही है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। बोलता है मैं तुम्हारा ही केस स्टडी कर रहा था, जो कि झूठ बोल रहा था। और राम बोल रहा है कि नहीं ये सीता झूठ बोल रहा है और ये अंदर बैठा गेम खेल रहा था और ये कोई भी केस स्टडी नहीं कर रहा था। और सीता बोल तुम चुप रहो। बोले ये झूठ बोल रहा है, तो इसे कौन है तो ये मानने की झूठ बोल रहा हो? सीता बोलती नहीं तुम चुप रहो, तुम चुप रहो, तुम चुप रहो। और भाई तेज बोल के सीता को राम चुप करा देती है और राम चुप हो जाता है। और एम्प्लॉय बोलता है कि तुम जाओ यहाँ से। वो बोलती सर मैं आपको एक्स्ट्रा पैसे दूंगी। बोल तुम जाओ यहाँ से। मैं सर मैं आपको एक्स्ट्रा पैसे दूंगी, तुम जाओ, मैं एक्स्ट्रा पैसे दूंगी, तुम जाओ, गेट आउट, मेरे को तुम्हारा कोई भी केस सॉल्व नहीं करना है। तभी भाई टेम्पो के अंदर वो बाहर आ जाते हैं, सीताराम के पास देखती है और गुस्से से बोल के वो बाहर चली जाती है। तभी बोलती ऑटो और बैठती और वो अपने एम्प्लॉय को बोलती कि तुम थोड़ा कम खाया करो, तुम बहुत ज़्यादा मोटे हो रहे हो। वो बोलता है, वो कुछ नहीं बोलता है एम्प्लॉय और वो चले जाते हैं। भाई फिर उसके बाद सीता को दिखाते हैं, सीता अपने घर के अंदर जाती है और बाथरूम के टब के अंदर लेटी हुई होती है और उसके अंदर वो बहुत सारी बर्फ़ गिरा के लेटी हुई होती है और सोचने लग जाती है। बहुत देर सोचने के बाद वो सोच रही है, वो सोच रही है, सोच रही है, सोच रही है, सोच रही है और बहुत देर सोचने के बाद उसको पता चलता है, उसको याद आता है कि हाँ मैं इसके पास से वैसे साइन करवा लेती हूँ और क्या नाम है, मैं इसके पास साइन करा लेती हूँ और उसके सारे पैसे ले अपने पास इसकी जितनी ज़मीन हो अपने नाम करा लेती हूँ। अगर मैं पैसा नहीं ले सकती तो अपने नाम तो करा सकती हूँ उसकी सारी जितनी ज़मीन होती है। तो उसको बैंक उसने एम्प्लॉय वगैरह को बुलाती है और बहुत सारे काम करती है और उसके बाद चल जाते हैं वो एक कोर्ट के अंदर और वो बोलते हैं कि यहाँ पे साइन कर दो। वो बोलता है कि मैं यहाँ पे साइन नहीं करूँगा, जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है। राम को बोलती है कि राम तुम साइन कर दो यहाँ पे। राम बोल रही है कि नहीं मैं साइन नहीं करूँ। राम बोल रहा है कि नहीं मैं साइन नहीं करूँगा। वो बोलते तुम साइन क्यों नहीं करो? बोला अंकल ने मेरे को मना किया है साइन करने के लिए। वो बोलता है क्यों मना किया है? फिर अंकल ने बोला अंकल ने तुम्हें क्या बोल रहा है? वो बोलता है कि अंकल ने मेरे को ये बोल रहा है मेरे को सीता का ख्याल रखना है, सीता मेरा ख्याल रखेगी। सीता बोलती है कि तुम्हें मेरा ही तो ख्याल रखना है, मेरे ख्याल रखने के लिए ही तो मैं ही तो बोल रही हूँ तुम्हें साइन तो कर ही सकते हो। वो राम बोलता है कि नहीं मैं ऐसा कोई भी साइन नहीं करूँगा, अंकल ने मेरे को सख्त मना किया था कि तुम्हें कोई भी साइन नहीं करना होता है। तभी वकील बताता है सीता को कि सीता ऐसे ऐसे इनके जो तुम्हारे पापा थे उन्होंने इसके एक डील साइन, एक वो करवाया था कि ऐसे वसीयत तुम्हें नहीं मिल सकती है, तुम्हें इसके पैसे यूज़ करने हैं। वो 150 करोड़ जो तुम्हें यूज़ करने हैं वो ऐसे यूज़ नहीं होंगे, वो ऐसे यूज़ हो सकते हैं कि तुम्हें राम से शादी करनी होगी और उसके बाद ही तुम उसे यूज़ कर सकते हो। और सीता बोलती है कि व्हाट द हेल, मतलब ये क्या चीज़ है यार, तुम मतलब ऐसे सब कुछ कर रखे आज के टाइम में, मेरे को इससे शादी करनी पड़ेगी, फलाना नहीं इतना अच्छा है नहीं, ये नहीं वो नहीं।
फिर भी वो कैसे भी करके, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा अर्जेंट थी, नहीं तो बैंक वाले उसको, पुलिस वाले उसको गिरफ्तार कर लेते। तभी पुलिस वाला फ़ोन करता है भैरव के पास और बोलता है कि सर ऐसे ऐसे अब बस इतने टाइम बचे हुआ है, मैं सीता को अरेस्ट कर लूँगा। सीताराम वो बोलता है, भैरव बोलता है कि तुम्हें कुछ नहीं करना, मैं जो करूँगा मैं अपने आप कर लूँगा, बस तुम अपने कानून का पालन करो और जो होगा सिर्फ वो तुम्हें दो बस देखते रहना है। तभी सीता अपने फूल वगैरह मंदिर के अंदर जाती है, एक छोट को, और बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सबका डॉक्यूमेंट्स का वो करा लेती है, सब डॉक्यूमेंट्स बनवा के अपने पास रख लेती है और बोलती है कि अभी आ रही हूँ मैं। जैसे ही शादी हो जाती है मंगलसूत्र वगैरह पहन लेते हैं, शायद मंगलसूत्र नहीं, सॉरी मंगलसूत्र वगैरह नहीं पहनाती, और बोलती अब मैं तुमसे शादी तो करूँगी तो तुम इस पे साइन कर दो जल्दी जल्दी। वो बोलता है कि राम बोलता है कि नहीं, पहले तुम मेरे से शादी करो। फिर सीता एक चाल चलती है, मतलब अपनी ऐसी एक्टिंग वगैरह करने लग जाती है, ये रोने वोने लग जाती, तुम्हें मेरे पर भरोसा नहीं है, फलाना नहीं, दिखना नहीं है। सीता को रोता हुआ देख के फिर राम का दिल पिघल जाता है, क्योंकि उसका दिल बहुत ही एक छोटे बच्चे की तरह होता है। और राम बोलता है कि अच्छा ठीक है मैं साइन कर रहा हूँ, पर शादी तो करेंगे ना। वो बोले हाँ शाम शादी पक्का करेंगे, तुम बस साइन कर दो इसके ऊपर। और वो साइन कर रहा होता है, सीता मुस्कुरा रही होती है कि अब साइन हो गया, अब बस जो चाहिए था मेरे को वो मिल गया, मेरे को साइन भी मिल गया, अब सब कुछ मिल गया, बस इसके बाद अब मैं अपने आप जो करना है वो अपने आप कर लूँगी। तो सीता जाती है उठ के, सीता राम को बोलती है, शादी के बीच में मंडप के बीच में सीता राम को बोलती है, जितने भी लोग होते हैं वहाँ पे सब राम को बोलती है सीता कि राम तुम यहाँ पे ही रुको, मैं अभी आती हूँ, को बैंक के पास ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा करा आती हूँ और मैं अभी आई सर तुम्हारे पास, ज़्यादा देर नहीं लगाऊंगी मैं तुम्हें। वो शादी के जोड़े के अंदर ही चली जाती है, बैंक के अंदर। बैंक में जाने के बाद राम को दिखाया जाता है, राम बैठा हुआ होता है मंदिर के बाहर, वेट कर रहा होता है। सीता बेचारा भोला राम हमारा वेट कर रहा होता है सीता का। सीता आएगी, सीता आके उसके साथ शादी करेगी, और सीता आएगी सीताराम के पास, सीताराम से शादी करेगी, फलाना दिगड़ा, मतलब जो भी कुछ है उनका था वो करेगी। उसके बाद 4-5 चोर दिखाते हैं, मतलब चोर जो लोग होते हैं वो दिखाते हैं, और वो सीता को 4-5 दोस्त दिखा, मतलब सॉरी दोस्त यार, मैसेज आ रहे थे तो दोस्त का नाम ले दिया। मतलब 4-5 लोग थे वो जो दिखा रहे थे, क्या नाम है, 4-5 लोग जो चोर थे वो आए और वो बोले क्या ये मंगलसूत्र तुम्हारा है? वो बोलते कि हाँ ये मंगलसूत्र मेरा है। और वो मंगलसूत्र को लेने की कोशिश, वो ऐसी मतलब दोस्त फलाना दिगड़ा बोल के, उसको दोस्त बोल के, भाई बोल के, मतलब उसका विश्वास जीत के उसको बोलते हैं कि यार ये मंगलसूत्र तुम हमें दे दो, बदले में ऐसे ऐसे ये फलाना दिगड़ा जो भी कुछ था। फिर हमें बैंक में दिखाया जाता है कि सीता, उनकी हाथापाई होने लग जाती है बीच में। फिर हमें बैंक में दिखाया जाता है, सीता जाती है एडवोकेट के पास और एडवोकेट को बोलती है कि ये रहे बैंक के कागजात, मतलब बैंक को बोलती है ये रहे डॉक्यूमेंट्स, ये रहे वो, और अब तुम मेरे को वो जल्दी से जल्दी मेरे रुपए ट्रांसफ़र करके दो। वो बोलते हैं, और तभी कुछ मतलब अपने फाइल वगैरह कुछ करने लग जाते हैं, ट्राई वगैरह। फिर उसके बाद, और बैंक वाले भी भैरव के साथ ही मिले हुए होते हैं। उसके बाद भाई उसके बाद सीता वॉशरूम के अंदर जाती है अपने एम्प्लॉय को लेके, और साड़ी उतारती है, साड़ी उतार फेंक देती है अपने, मतलब जो जो कपड़े पहने हुए होते हैं, और अपने एम्प्लॉय के पास से जो अपनी वेस्टर्न ड्रेस होती है वो वेस्टर्न ड्रेस पहन के बाहर निकलती है। और तभी सीता बैंक वालों के पास जाती है, बैंक मैनेजर जो होते हैं उनके पास जाती है और बोलती है कि, उनके पास जाके बैंक वाले बोलते हैं कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे वो सारे डॉक्यूमेंट्स सही है। वो, और सीता बोलती है हाँ मेरे को पता है वो सारे सही हैं डॉक्यूमेंट्स है। और वो बोलते हैं आपका नाम क्या है? वो सीता बोलती है मेरा नाम सीता है। मतलब पूरा नाम बताए, रघुराम सीता। वो बोलती है अच्छा ठीक है। वो बैंक वाले बोलते हैं अच्छा ठीक है तुम्हारा नाम सीता है। फिर बोलती है कि सीता 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 राम बोलते हैं ना, वो सॉरी यार, अरे यार
सीता बोलती है कि अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, मेरा ऐसे ऐसे फलाना तिकड़ा, मतलब वो मेरे को याद नहीं आ रहा यार। हाँ, वो बैंक वाले बोलते हैं कि मैडम आपका जो आपका आप एक आईडी मांगते हैं और देखते हैं कि मैडम आप ऐसे वसीयत उसकी जो नहीं ले सकती। वो बोलती क्यों नहीं ले सकती, उसने साइन तो किए हुए हैं। वो बोले आपके पापा ने वसीयत ऐसे नाम नहीं कर सकते, आपके पापा ने वसीयत ऐसे न लिखी थी, जो भी राम की जो पत्नी होगी वो ही उन रुपए को मतलब इस्तेमाल कर सकती है, जो भी कुछ होता है मतलब वसीयत के हिसाब से, मतलब वो भी इनके हकदार होगी, और नहीं तो कोई भी हकदार नहीं हो सकती। आपके पापा ने ऐसे लिखा। वो बोलती है कि ऐसे कैसे लिखी हुई, मैं तुम्हारे बैंक को जला दूंगी, ये कर दूंगी, करप्ट करवा दूंगी, फलाना करवा दूंगी, तिकड़ा करवा दूंगी, मेरे पास बहुत पावर है, तुम नहीं जानते हो, फलाना है, तिकड़ा है। वो बोलते कि मैडम आप थोड़ी नीची आवाज़ में बात करें, नहीं तो हमें पुलिस बुलानी पड़ सकती है। बोलते हैं बुला लो, मैं पुलिस वाले से नहीं डरती। तभी एकदम से भाई पुलिस वाला आ जाता, क्योंकि उसका टाइम भी ख़त्म हो चुका था बैंक में पैसे जमा करवाने का। पुलिस वाले आते हैं और बोलते हैं कि मैडम चलो, अब मैडम चलो आपको अब पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। तो वो ठीक है, वो चली जाती है उसके साथ। और पुलिस वाला जो कि भैरव के साथ मिला हुआ होता है उसके साथ थोड़ी सी बदतमीजी करता है। वो बोलता है कि सीता बोलती है कि मेरे को कुछ नहीं पता, मेरे को अपने लॉयर से बात करना है, मेरे को अपने लॉयर से बात करनी है। तो वो बोलता है कि मैडम लॉयर से तो बात कर लेना, पर आप नंबर बोलो। तो उन्होंने मैं ही टाइप कर दूंगा, नंबर बोल। तो नंबर बोलती है तो वो भाई उसके पास भैरव के पास फ़ोन मिला देता है। भैरव बोलता है कि सीता बोलती है हेलो सर मेरा नाम सीता है, बहुत ही आराम से बोलती। तब वो बहुत ज़्यादा प्यार से बोलती कि हेलो सर मेरा नाम सीता है, और ऐसे ऐसे मेरे को पुलिस वाले। वो भैरव बोलता है एक सुंदर सुशील घराने की, अच्छे घराने की लड़की तुम्हें ऐसे पैसे मांगते हुए नहीं, ऐसे तुम्हें आधी रात पुलिस स्टेशन से मदद मांगते हुए शर्म नहीं आ रही। पर खैर कोई नहीं, मतलब तुम्हारे लिए घर की जो गेट मतलब पीछे देखो, तुम्हारे लिए गाड़ी का दरवाज़ा और मेरे दिल का दरवाज़ा और मेरे घर का बेडरूम का दरवाज़ा तीनों खुला है, और तुम आ जाओ मेरे पास, हम साथ में रहेंगे। सीता बोलती है कि ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगी। तो बोलता है कि चलो भाई तुम लॉकर में चलो। तभी गाड़ी आती है, पीछे से राम भी आ जाता है, जो कि फ्लो की जो सारी बुक पढ़ चुका होता है। वो बताता है कि आप ऐसे, आता है राम उन चोरों के साथ, और राम बोलता है कि मैडम सर आप ऐसे आधी रात को लड़की को लॉकअप के अंदर नहीं डाल सकते। तभी जो अंदर जो लॉकर के अंदर जो लड़कियां जो बैठी हुई होती है वो तेज तेज चिल्लाती है, फलाना मतलब तेज तेज बोलने लग जाती है कि यार तुमने हमें कैसे डाल रखा है अंदर, फलाना दिखड़ा, तुम हमें भी बाहर निकालो, हमें बाहर निकालो। वो बोल तुम्हें तो मैं बाद में देखता हूँ। और बस्ती वाला एक लड़का आता है, बस्ती वाला भी लड़का एक जेल के अंदर होता है, और वो बोलता है कि हाँ सर ऐसे कैसे डाल रखा है। अब मेरे अंदर हिम्मत आ गई है इस भाई को, इस बंदे को देख के, इस लड़के को देख के मेरे अंदर भी अब हिम्मत आ चुकी है। अब मैं भी चुप नहीं बैठूंगा, और तुम्हारे बातों का जवाब ज़रूर दूंगा, और मैं पुलिस तक मैं कोर्ट तक भी जाऊंगा। वो ऐसे बोलता बस्ती वाला। और पुलिस वाला बोलता तेरे को तो मैं बाद में देखूँ, पहले इनको निपटने दे। फिर बस्ती वाले भाई बस्ती 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 का हस्ती भाई बस्ती वाला फिर ऐसे ही बोलता है कि फिर राम बताता है कि सर आप ऐसे किसी लड़की को जेल के अंदर नहीं डाल सकते आधी रात को, नहीं यहाँ पे कोई भी लेडी पुलिस है, तो आप बिल्कुल भी इन मैडम को जेल के अंदर नहीं डाल सकते। तो और वो बोलता है कि मैं इनको जेल के अंदर लॉकअप के अंदर डाल चुका होता है तब तक वो, और बोलता है कि ऐसे ही डिले। वो बोलता है बाहर निकाल दो, बोलते नहीं निकालूंगा। तो सीता भाई रोने लग जाती है, और वो तेज तेज बोलते सीता तुम रो मत। राम बोलता है रो मत, और तभी पुलिस वाला उसको डंडे मारता। तो और वो फिर तब वो भाई राम अपने असली रूप में आ जाता, क्योंकि सीता रोने लग रही थी। तो राम सीता से प्यार तो करता ही था। उसके बाद भाई वो सीता को बहुत ज़्यादा ना पुलिस वाले को मारता है भाई, जितने भी पुलिस वाले आ रहे सबको पीट पाट के, और सीता को लॉकअप से बाहर निकाल के, और उन जो वे थे उनको भी लॉकअप से बाहर निकाल के सबको भाई अपने साथ ले चलता है, और भाई वहाँ से चला जाता है। उसके बाद भाई
यार की बताते हूँ मैं धरते। उसके बाद भाई वो लोग घर जाते हैं और अपने घर चल जाते, तभी पुलिस वालों की रेड भी पड़ जाती है उनके घर के अंदर। सीता के घर के अंदर रेड भी पड़ जाती है पुलिस वालों की, और पीछे से भाई वो जो बस्ती वाले आते हैं वो भी आ जाते हैं। और जो जो एम्प्लॉय होता है लड़का, उसके पास भाई उसकी खुद की गाड़ी होती है, और वो पीछे से कूद के और रास्ते जा रहा होता है। तब सीता को बोलता है, सीता मेरे को ऑरेंज आइसक्रीम दी, मैं आइसक्रीम लेके आता हूँ। और एम्प्लॉय बोलता है कि भाई तू चल, तू साथ चल, मैं तेरे को, तू जितनी भी आइसक्रीम बोलेगा मैं तेरे को इतनी आइसक्रीम खिलाऊंगा, बस तू अभी साथ चल। पुलिस वाले साथ पीछे पड़े हुए हैं, यार तू चल। और तभी वो गाड़ी बोलता है, नोबल धक्का मारो, गाड़ी ऐसे स्टार्ट नहीं होगी। वो धक्का भरवाते हैं और बैठती है। जैसे बस्ती वाले आ रहे होते हैं सामने से, तो राम बोलता है कि सर एक बार गाड़ी रोको, बस्ती वालों को भी बैठा लेते। बस्ती वालों को बैठाने के बाद भाई